नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट बच्चों पढ़ रहे हैं हम। उग्रवादी चरण हम पढ़ रहे थे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आपने उग्रवादी चरण में क्या पढ़ा है कि उग्रवादी चरण के उदय का क्या कारण था, वो सब कारण पढ़ लिया आपने। उसके अलावा उग्रवादी चरण के अंदर जो महत्वपूर्ण उग्रवादी नेता थे, जो गर्मपंथी नेता थे, कौन कौन थे, उनके बारे में डिटेल में पढ़ लिया। अब आज के इस वीडियो में आपको इनकी विचारधारा देखने को मिलेगी, इनकी कार्यप्रणाली को देखने को मिलेगा। तो ये है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम उग्रवादी नेताओं की, या उग्रवादी या उग्रवादियों की विचारधारा, की विचारधारा और कार्यप्रणाली एवं कार्यप्रणाली। ठीक है, इनकी विचारधारा। सबसे पहली बात तो ये ना अंग्रेजों पर विश्वास करते थे, ना अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर इन पर विश्वास था, और इसके अलावा ना ही उदारवादियों की जो कार्यप्रणाली थी ना, उससे ये विश्वास रखते थे। सिंपल सा फंडा था। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही यही लिख लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहली बात, ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर विश्वास नहीं था। विश्वास नहीं था। इसके अलावा दूसरे नंबर पर उदारवादियों की कार्यप्रणाली से भी ये सहमत नहीं रखते थे। उदार उदार ये क्या हो गया, पेन नहीं चल रहा भैया। ये उदारवादियों के तरीके इनको पसंद नहीं थे। तरीके पसंद पसंद नहीं करते थे। तो ये दो सबसे महत्वपूर्ण इनका वो था। ठीक है, ये दो सबसे महत्वपूर्ण इनकी ये वो चीज़ थी कि मतलब इनकी विचारधारा क्या थी कि भैया ये लोग जो है ना, ना ब्रिटिश की न्यायप्रियता पर विश्वास रखते थे और ना ही उदारवादियों के काम करने के तरीके पर विश्वास रखते थे। उदारवादियों का काम करने का तरीका क्या है बताइए? उनका यही तरीका था, कोई डिमांड करनी है तो याचिका लिखिए, प्रार्थना कीजिए अंग्रेज़ों के साथ, हाथ जोड़कर कीजिए, जो है लव लेटर लिखिए, यही सब उनका सिस्टम था। इस पर ये पूरा विश्वास नहीं करते थे। तो इनका कार्यप्रणाली क्या था, इनका काम करने का तरीका क्या था? तो शुरुआत में अपनी डिमांड को प्यार से रखते थे ये, लेकिन उसके बाद अगर इनकी डिमांड नहीं मानी जाती थी तो इनका ये विश्वास था, इनका ये मत था कि आंदोलन किया जाए, अंग्रेज़ों का बहिष्कार किया जाए, हड़ताल किया जाए, चक्का जाम किया जाए, तब जाकर अंग्रेज बात मानेंगे। ठीक है, तो इनका कार्यप्रणाली क्या था? तीसरे नंबर पर आपको लिखना है, पहले अपनी मांग प्यार से रखते थे। प्यार से रखते थे, मगर अगर नहीं मानी गई तब यह विरोध करते थे। विरोध करते थे। ठीक है, और विरोध में क्या करते थे ये? रेड पेन से लिखें, विरोध में। ये नोट्स में आपको श्री एजुकेशन, ये नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जो ना, करंट अफेयर्स बाय रवि, उस पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तब यह विरोध करते थे। और विरोध जब ये करते थे तो किस तरीके से करते थे? हड़ताल करते थे बच्चों, हड़ताल करते थे, बहिष्कार करते थे। ठीक है, और यही सब इनका तरीका था विरोध करने का। ठीक है, आंदोलन करते थे। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। 3 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण 2 पॉइंट तो आपको ये समझ में आ गए कि जो अंग्रेज़ों की सोच थी
उनकी जो न्यायप्रियता पर विश्वास नहीं रखते थे, उदारवादियों की जो सोच थी उस पर विश्वास नहीं रखते थे। और इनका कार्य करने का तरीका सिंपल सा था, पहले तो प्यार से काम करना, अगर नहीं मिलेगा, नहीं डिमांड इनकी पूरी होगी तो ये विरोध करेंगे, और विरोध में तगड़ा वाला विरोध करेंगे। दिमाग में रखिएगा, हिंसक विरोध नहीं करेंगे, अहिंसक रूप से जो भी करेंगे, अहिंसक। हिंसा करने ये नहीं आए हैं। हिंसा करते थे क्रांतिकारी लोग, वो लोग थे देश के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते थे, लेकिन ये लोग हिंसा नहीं करते थे। ठीक है। इसके अलावा इनका उदारवादियों से एक अलग काम करने का तरीका ये था ना कि इनको क्रमिक डेवलपमेंट में विश्वास नहीं था। ये चाहते थे कि मैंने जैसे 10 डिमांड आपके सामने रखी है अंग्रेजों के सामने, तो 10 के 10 ऑन द स्पॉट मान ली जाए। ऐसा नहीं कि 10 डिमांड रखी, एक पूरी कर दिए जाए, फिर अगली बार दूसरी पूरी कर दी जाए। ऐसा नहीं ये विश्वास रखते थे, क्योंकि 20 साल तक तो अंग्रेज यही करते आए हैं। उदारवादी नेता बेचारे डिमांड करते थे, अपनी लिस्ट भेजते थे, 50 डिमांड भेज रहे हैं तो 5 भी नहीं मान रहे हैं अंग्रेज, कह रहे 5 ये पूरी कर देते हैं, बाकी बाद में करेंगे। तो इनका क्रमिक डेवलपमेंट में कोई विश्वास नहीं था। ठीक है। इनका क्रमिक सुधार पर विश्वास नहीं था, विश्वास नहीं था। तो ये 4 पॉइंट हैं। इसके अलावा इनका ये डिमांड था कि भैया राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना की जाए, मतलब नेशनल लेवल पर शिक्षा की स्थापना की जाए, जहाँ पर हमारे लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके। राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना हो, ये कहते थे। राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना हो। इसके अलावा 6वां पॉइंट आप लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना हो, ठीक है। और 6वें पॉइंट में ये आप लिख सकते हैं, जो उदारवादी थे उनका ये मानना था कि स्वशासन की डिमांड करते थे, कि मतलब शासन में उनको शामिल किया जाए, ऐसा डिमांड करते थे। लेकिन ये वाले लोग थे, कहते नहीं, स्वराज की डिमांड करते थे। स्वराज मतलब हमारा राज हो, पूरी सरकार जो है हमारी हो, सब कुछ सिस्टम हमारा हो, ये डिमांड करते थे। जबकि जो उदारवादी नेता थे वो क्या करते थे, कहते सरकार आप ही की हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो वहाँ पे लोग हैं उसमें हमको भी भागीदारी मिले, हमको भी पूरा भागीदारी मिले, हमें भी शासन चलाने में भागीदारी मिले। ये उदारवादियों की सोच थी। जबकि उग्रवादियों की सोच थी कि नहीं नहीं भैया, हमें हिस्सा नहीं चाहिए, हमें पूरा का पूरा वो सिस्टम ही चाहिए। ठीक है। स्वराज की मांग, इसलिए तो जन्म सिद्ध स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको पाकर रहूंगा। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने ही तो कहा था। उग्रवादी नेता थे, गरम दल के नेता थे। तो ये है बच्चों इनकी डिमांड। ठीक है, ये है इनकी डिमांड। तो आपको अभी समझ में क्या आया? आपको ये समझ में आ गया कि उग्रवादी चरण जो है इसका उदय होने का क्या कारण था, ये समझ में आ गया। और इस उदय में नेता कौन कौन से थे वो पढ़ लिया आपने, और उन नेताओं का काम करने का तरीका, उनकी सोच क्या थी, वो आपको एक तरीके से दिमाग में आ गई। अब 1905 से लेकर 1919 तक का जो उग्रवादी चरण रहा, इस चरण के दौरान क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं वो एक एक करके आपको समझना है। जैसे 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया, और बंगाल का विभाजन ही तो मेन कारण बना कि उग्रवादी नेता उभर कर आए। उदय होने के कारण में सबसे पहला कारण अगर पूछा जाएगा तो ये बंगाल का विभाजन ही है। बंगाल के विभाजन के बाद जब इन्होंने आंदोलन चलाया, उस आंदोलन में आम जनता इनके साथ इतना जुड़ी कि उग्रवादी नेताओं की सोच को उन्होंने सलाम किया। उदारवादी नेताओं का वर्चस्व बिल्कुल समाप्त हो गया, उग्रवादी नेता पूरे इंडिया में फेमस हो गए थे। ठीक है। तो ये घटनाएं जो 1905 से 1919 में हुई हैं उग्रवादी चरण के दौरान, वही डिटेल में एक एक करके पढ़ना है। तो हेडिंग डाल लेते हैं, उग्रवादी चरण के दौरान। उग्रवादी चरण कहाँ से कब तक था? 1905 से 1919 तक था ना। उन चरण के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण, ये मिट नहीं रहा भैया, क्या हो गया?
इरेजर में गड़बड़ी आ गई क्या? हाँ हाँ। दौरान महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाएं, ये एक एक करके हमको पढ़ना है। जैसे सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने कर दिया। बंगाल का विभाजन हो गया। दो भागों में बांटा था ना, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो है आज का बांग्लादेश असम वाला इलाका को मिलाकर बनाया गया था। ढाका उनकी राजधानी थी। वहाँ पर बहुमत में मुस्लिम थे, मेजोरिटी में, हिंदू माइनॉरिटी में थे। जबकि पश्चिमी बंगाल आपका आज का आपका वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये वाला इलाका था, तो यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में थे। ठीक है, इसकी राजधानी कलकत्ता थी। बंगाल का विभाजन 1905 में हो जाता है। बंगाल के विभाजन के बाद आंदोलन हम चलाते हैं, जिसे बंग भंग आंदोलन कहते हैं, या बहिष्कार आंदोलन कहते हैं, या स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। बंग भंग आंदोलन मतलब, बंग भंग का मतलब होता है बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन हुआ तो आंदोलन हमें चलाया, तो बंगाल विभाजन आंदोलन कह सकते हैं इसको, या बंग भंग आंदोलन कह सकते हैं। इसके अलावा इस आंदोलन में जो हमने तरीका अपनाया, हमने बहिष्कार किया, पूरी तरीके से अंग्रेजों का बहिष्कार किया, उनके द्वारा जो बनाई गई चीज़ें हैं वो बहिष्कार किया, इसलिए बहिष्कार आंदोलन कहते हैं। जब हमने अंग्रेजों का बहिष्कार किया तो हमने स्वदेशी अपनाया, तो स्वदेशी आंदोलन भी इसको कहते हैं। तो इसको हमने कौन सा आंदोलन चलाया? बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को क्या कहते हैं? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन। बहिष्कार आंदोलन, ये है पहला। ठीक है, उसके बाद इसी आंदोलन के दौरान 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है। अंग्रेजों ने मुसलमानों का इतना दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया कि मुसलमानों ने अपने लिए एक संगठन बनवा लिया अंग्रेजों की ही सहायता से, जिसे कहते हैं मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, तो एक लेक्चर ये वाला आपका होगा बंगाल का विभाजन, उसके बाद बंग भंग आंदोलन उसी में पढ़ा दूंगा। फिर 1906 में मुस्लिम लीग का विभाजन। उसके बाद तीसरे नंबर पर 1907 में होता है कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, क्योंकि इसी आंदोलन के चलते, इस आंदोलन में जो गरम दल के नेता थे उनकी विचारधारा अलग थी, और जो नरम दल के नेता थे उनकी विचारधारा अलग थी। गरम दल के नेता चाहते थे कि भैया पूरे के पूरे देश में ये आंदोलन चलना चाहिए। जो नरम दल के नेता थे वो कहते नहीं, केवल बंगाल में इसको सीमित रखिए। और गरम दल के नेता कहते थे कि इसको हम जो बहिष्कार कर रहे हैं ना, बड़े पैमाने पर बहिष्कार होना चाहिए। इसमें केवल वस्तुएं ही नहीं, हमको जो उनके द्वारा बनाए गए स्कूल हैं, सरकारी नौकरियां हैं, अस्पताल है, अंग्रेजों की सहायता से जो बने हुए हैं, उन सब का बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन नरम दल के कहते नेता नहीं, हमें वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, बाकी सेवाओं का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। तो ये मतभेद आगे बढ़ता ही गया, और 1907 में जो दोनों का विभाजन हो जाता है। तो 1907 में आप पढ़ेंगे विभाजन। ये हो नहीं रहा नीचे। हाँ, 1907 में किसका विभाजन हो गया? कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। तो ये तीसरा पॉइंट आपको पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद 1909 में मार्ले मिंटो सुधार जो कानून आता है, इसे मार्ले 1909 का भारत परिषद अधिनियम कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करनी है हमको। ठीक है, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार 1909 का। ठीक है, इसका भी इस चरण में लेना देना, इसलिए हमको पढ़ना है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो बंगाल विभाजन को रद्द कैसे किया गया? 1911 में शाही दरबार लगाया गया दिल्ली में। तो 1911 में दिल्ली का शाही दरबार, दिल्ली का शाही दरबार। हालांकि शाही दरबार इसलिए लगाया था गया था, जो आपके
इंग्लैंड के सम्राट आने वाले थे यहाँ, इसलिए ये शाही दरबार लगाया गया। यहाँ घोषणा की गई कि बंगाल का जो विभाजन है वो रद्द किया जाता है और राजधानी कलकत्ता से ट्रांसफ़र करके दिल्ली कर दी गई थी। तो ये 1911 की बात आप पढ़ लेंगे। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध होता है, 1914 से शुरू हो जाता है। तो उस प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा हमारे इस आंदोलन पर, वो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है? ए, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध का आंदोलन पर प्रभाव, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहा हूँ। जो आपका बंग भंग आंदोलन वो 1908 में ही समाप्त हो गया था। प्रथम विश्व आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध का आंदोलन पर प्रभाव 1914 में हुआ था ना ये युद्ध शुरू। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद बच्चों फिर गांधी जी आ गए थे। गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। 1915 में गांधी जी का आगमन, गांधी जी का आगमन। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है लखनऊ पैक्ट, लखनऊ अधिवेशन पढ़ेंगे, जहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और वहीं लखनऊ में मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन हुआ था। तो दोनों के बीच में समझौता हुआ था, तो उसको लखनऊ समझौता कहते हैं या लखनऊ पैक्ट कहते हैं। और यहीं पर गरम दल नरम दल भी आपस में मिल गए थे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद 8 हो गया, ये 9वां आपका। उसके बाद हम होम रूल लीग की बात करेंगे, होम रूल लीग की बात करेंगे। ठीक है, होम रूल लीग की बात करेंगे। इसमें आप बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, बहुत मज़ा आएगा। इनके द्वारा जो होम रूल लीग आंदोलन चालू किए गए थे। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे 10वां आपका हो जाएगा रॉलेट एक्ट के बारे में। 1918 से ही चर्चा शुरू हो जाएगी। ठीक है, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। हालांकि इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो गांधीवादी चरण में आप पढ़ें तब और मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे इस समय गांधी जी आ गए थे, उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, उनका रोल हो गया था। तो इसलिए रॉलेट एक्ट, इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब हम गांधीवादी चरण में पढ़ लेंगे। भले गांधीवादी चरण 1919 से 1947 तक रहेगा, लेकिन ये सब घटनाएं गांधी जी से जुड़ी हैं, क्योंकि गांधी जी 1915 से ही भारत में आ गए थे। तो हालांकि फेमस 1919 में हुए, इसलिए गांधीवादी चरण उसको 1919 से कहा जा रहा है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होंगे आप, जो ये रॉलेट एक्ट वाली घटनाएं हैं, जलियांवाला बाग वाली हत्याकांड वाली घटनाएं हैं, यहाँ इस समय आप थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, लेकिन डिटेल में गांधीवादी चरण में हम पढ़ लेंगे। तो हम सीरियल वाइज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद मैं कल वाले वीडियो में आपको ये जो पहला आपका इवेंट है बंगाल का विभाजन 1915, ये डिटेल में पढ़ाऊंगा। उसके अलावा बंग भंग आंदोलन जो है वो मैं आपको बताऊंगा। ये पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको, टेलीग्राम पर ले लीजिएगा। रवि यादव, सॉरी, करंट अफेयर्स बाय रवि टेलीग्राम ग्रुप है, ले लीजिएगा। थैंक यू, आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में। नमस्कार।